पाकिस्तान में हेट स्पीचेस या नफरत अंगेज़ जो तकारीर हैं उनके मुकदमात काफ़ी अरसे से दायर होते रहे हैं। ये सिर्फ कोई एक दिहाई या दो दिहाई का मामला नहीं है। जब पाकिस्तान बना था तो उसके खिलाफ भी कई मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिसमें उस वक्त निशाना बनते थे बांग्लादेश के रहनुमा। लेकिन अब इसका जो निशाना बनते हैं वो सिंध और बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा हैं, जिनके खिलाफ ये मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। और अभी हाल ही में पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ भी ऐसे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन और उनके दीगर जो पुराने साथी थे उनके खिलाफ दर्ज थे। हम आपको बताएंगे कि दो ऐसे मुकदमात हैं जो एमक्यूएम से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं और एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन से ताल्लुक़ रखते हैं। इन केसेस में 11 जुलाई को क्या होने वाला है, आज की इस व्लॉग में हम आपको तफसीलात बताएंगे। मैं हूं शौकत कुरैशी। एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन के खिलाफ एक मुकदमा अजीज़ाबाद थाने में दर्ज किया गया था और ये मुकदमा रेंजर्स की मुद्दत में दर्ज किया गया था। उन्होंने आकर अजीज़ाबाद थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया था और कहा था कि 5 जुलाई को एक एमक्यूएम के सरबराह ने तकरीर की जो टेलीफोनिक खिताब था, और खिताब के दौरान एमक्यूएम के उस वक्त के काफ़ी उनके जो साथी थे, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार था, हुनैद लखानी था, शाहिद पाशा था और उसके अलावा रुकनदीन थे, अज़ला आरिफ हुसैन थे, कमर मंसूर थे। ये ऐसे रहनुमा थे जो 10 के करीब इनके नाम जो है इस एफआईआर में दर्ज किए गए थे। और उसके बाद 50 से 60 एमक्यूएम के कारकुनान थे जिनको नामालूम बताया गया है। इस एफआईआर के मुताबिक ये कहा गया है कि अल्ताफ हुसैन 1 बजे के करीब तकरीर कर रहे थे और तकरीर ये कोई सवा घंटा जारी रही थी। लेकिन इस तकरीर में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए, नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की और लोगों को उकसाया कि उनके खिलाफ मुहिम चलाएं। बल्कि जो ताजर बरादरी थी कराची, उनके खिलाफ भी अल्ताफ हुसैन ने नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की, जिसकी वजह से वो सब इंस्पेक्टर जो थे रेंजर्स के, उन्होंने आपके वो मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। आपको पता है कि जब इस तरह के बड़े लोग आते हैं मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तो पुलिस एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह एक्टिव हो जाती है और तमाम काम फौरी तौर पे कर देती है। किसी गरीब आदमी का कोई केस पुलिस के पास आ जाए तो बहुत सारे उनके पास बहाने होते हैं, कई माह तक उनके मुकदमात दर्ज नहीं होते। लेकिन ये मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, फिर चालान आ गया, चालान के बाद लोग गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी के बाद ये केस चलता रहा। अब कई रहनुमा ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार हैं और दीगर जो हैं वो ज़मानतों पर रिहा हैं, लेकिन ये केस कई सालों से चल रहा है। ये केस अब इख्तिताम पजीर होने वाला है, क्योंकि इस केस में तमाम गवाह जो है उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिए हैं। बयान रिकॉर्ड कराने के बाद तो वकला के जो हतमी दलाइल थे वो भी अदालत ने सुन लिए हैं और इस केस का फैसला 11 जुलाई तक रख दिया है। जो वकला का कहना है या सरकारी वकला का जो राय सामने आई है, ये इस केस में भी कुछ नहीं बनेगा और तमाम लोग बरी हो जाएंगे। एक और मुकदमा है जो वसीम अख्तर, उस वक्त एमक्यूएम के बड़े सरगर्म और अहम रहनुमा काउंट होते थे, साबिक मेयर भी रह चुके हैं कराची के। उन्होंने एक ERY पर प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जो प्रोग्राम काशिफ अब्बासी करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें थे। उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा भी थे और उसके अलावा पीटीआई के रहनुमा भी थे और साबिक गवर्नर सिंध के हैं जो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, वो भी उस प्रोग्राम में थे। उस प्रोग्राम को बेस बनाकर वसीम अख्तर के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 2 शख्स थे जो दोनों जो है सोहराबगोश के रहने वाले हैं और ये ज़िला मलीर के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें उनका मौक़िफ़ था कि जब प्रोग्राम चल रहा था तो उस वक्त वसीम अख्तर ने इंटेलिजेंस के ख़िलाफ़, दीगर जो इदारे के लोग थे उनके ख़िलाफ़ सख्त ज़बान इस्तेमाल की और ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जिसमें लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा था और उनकी जो बातचीत थी उसमें उन्हें धमकियाँ थी, धमकियाँ आमेज़ उनके अल्फाज थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान भर के जो अवाम है उन्हें सख्त सदमा पहुँचाए। इसलिए वो 2 शख्स, एक है मोहब्बत खान और दूसरा है उमर खान, दोनों सोहराबगोश के रहने वाले हैं। दोनों ने आके मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन इस मुकदमे के अंदर कभी वो अदालत में पेश नहीं हुए। और जब तफ्तीशी अफसर को कहा जाता था
کہ ان دونوں کو پیش کریں، تو تفتیشی افسر ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جو ایڈریس دی گئی تھی اس پر وہ لوگ موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عدم موجودگی میں تمام جو گواہ تھے، اس میں سرکاری گواہ بھی تھے، ان کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ اس کے بعد پھر اس کیس میں بھی حتمی فیصلہ ہوا، تو لہٰذا اس کیس کا بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ بھی 11 تاریخ کو آئے گا۔ جو میں نے پوچھا ہے وکلاء سے، ان کی جو رائے تھی، اپنی قانونی رائے تھی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں جس میں مدعی بھی نہیں آتا اور اس کے بعد گواہ بھی نہیں بیانات دے سکتے، جو بیانات ایف آئی آر کے اندر درج کیے جاتے ہیں یا جو بتایا جاتا ہے، تو اس طرح کے مقدمات اکثر ختم ہو جاتے ہیں کہ حکومت کے پاس یا پولیس کے پاس کوئی ایسے ایویڈنسز نہیں ہوتے۔ اس جو پروگرام تھا اس کی سی ڈی بھی عدالت کو فراہم کی گئی، اور جس میں عدالت کو کہا گیا کہ اس میں جو پروگرام تھا اس میں جو استعمال کی زبان وسیم اختر نے، وہ اس میں ریکارڈڈ ہے، اور وہ چینل مینیجر تھے پی ٹی وی کے جو گزشتہ سماعت پر پیش ہوئے تھے، اور یہ سی ڈی عدالت کے حوالے کی تھی، تو عدالت اس سی ڈی کا بھی جائزہ لے گی، گواہوں کے بیان بھی سامنے رکھے گی، اس کے بعد فیصلہ کرے گی۔ تو اس میں بھی وکلاء کا یہی کہنا ہے کہ یہ کیس بھی کوئی کہ اس میں کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی، یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ تو امکان تو یہی ہے کہ دو کیسز جو ہیں، یہ دونوں کیسز ایم کیو ایم کے سربراہ اور وسیم اختر ایم کیو ایم کے رہنما تھے، اور اب ایم کیو ایم بہادر آباد سے تعلق ہے، شاید اس میں بھی ایکٹیو ہیں، کبھی نظر نہیں آتے کسی میٹنگ وغیرہ میں، بڑی میٹنگ جو ہوتی ہے رابطہ کمیٹی میں، لیکن تعلق اس کا ضرور اسی کے ساتھ ہے۔ تو یہ دونوں کیسز جو ہیں اب اختتام پذیر ہونے والے ہیں۔ 11 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ ان کیسز کے اندر عدالت نے کیا